IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया का एक ऐसा पैसों का ठेकेदार जो कहता है टेंशन नहीं लेने का मैं हूं ना। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को 28 बार यह बातें कह चुका है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी सोसाइटी में। एक ऐसा मंच है जहां बात होती है उन सामाजिक सच्चाइयों की जिनके बारे में जानना हर नागरिक का हक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको यहाँ हमेशा करंट जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि यानी साल 1958 से लेकर के 2025 तक लगभग 32+ बिलियन डॉलर दे चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चाइना, अमेरिका जैसे देशों का कर्ज ऐड किया जाए तो 256 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का हो जाता है। और रुपयों में 21.32 लाख करोड़, यानी इतने जीरो की आदमी गिनती भी भूल जाए। लेकिन पाकिस्तान इतना पैसा चुकाएगा कैसे? अगर नहीं चुका पाया तो क्या होगा पाकिस्तान का? सवाल यह भी है कि IMF के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि IMF बना कैसे। जुलाई का महीना था और साल था 1944। तब दुनिया सेकंड वर्ल्ड वार से थक गई थी, हर तरफ बर्बादी थी, पैसा बेकार हो चुका था। इसमें 44 देशों के प्रेसिडेंट एक छोटी सी जगह पे ब्रिटेन वुड्स यानी USA में मिलते हैं और इन्होंने मिलकर के तय किया कि अब ग्लोबल इकोनॉमी को हम संभालेंगे। और इस तरह से बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी दुनिया का इकोनॉमिक डॉक्टर जो क्राइसिस में लोन देगा पर अपनी कंडीशंस के साथ। अब क्या होती है कंडीशंस? तो मेनली IMF कहता है कि मैं पैसे दूंगा लेकिन तुम्हें अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए मेरी बात माननी ही होगी। यानी कहने का मतलब यह है साहब कि जब तुम्हारी इकोनॉमी ठीक होगी तभी तो तुम मेरे पैसे लौटा पाओगे। तो IMF इसके लिए मेनली 4 कंडीशंस रखती है। अपने पहले कंडीशंस में देश के सब्सिडी हटाने को बोलती है। जैसे किसी देश की सरकार जो बिजली, पेट्रोल, राशन सस्ता देती है उसे IMF खत्म करने के लिए कहता है। इससे आम आदमी को महंगाई का झटका लगता है। अपनी दूसरी कंडीशंस में टैक्स बढ़ाने के लिए कहता है IMF यानी धनी और मिडिल क्लास से ज़्यादा टैक्स लेना और नई टैक्सेस लगा देना जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले लेकिन लोगों पर इसका बोझ बढ़ता है। फिर अपनी तीसरी कंडीशंस में करेंसी डिवैल्यूएशन करने के लिए बोलता है, यानी रुपयों की वैल्यू गिराने के लिए कहता है ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए और डॉलर आए। और अगर रुपयों की वैल्यू गिरती है यानी रुपया वीक होता है तो फॉरेन बायर्स के लिए चीजें सस्ती हो जाती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक टी शर्ट पाकिस्तान में बनती है जो $10 में अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है। जब एक USD = 70 रुपए था तो उस टी शर्ट की वैल्यू 700 रुपए थी। अब अगर रुपया गिर जाता है, एक USD = 85 हो जाता है तो वही टी शर्ट अमेरिका के लिए अब भी $10 में मिलता है लेकिन पाकिस्तान को मिल रहा है 850 रुपए में। इस तरह से एक्सपोर्ट करने वालों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इसके बाद अपनी चौथी कंडीशन में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन को करने के लिए कहता है। जैसे रेलवेज, एयरलाइंस, बिजली बोर्ड जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट हाथों में देना। इससे पैसा तो आता ही है लेकिन जॉब और सर्विसेज पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि ओवरऑल IMF के इस कंडीशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए साहब, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डॉलर आता है लेकिन वो डिफॉल्ट नहीं होता है, यानी देश की इकोनॉमी गिरने से बच जाती है, करेंसी रिजर्व स्टेबल होते हैं, डिसिप्लिन आता है, सरकार अपना बजट ठीक करती है, फिजूल खर्चे कम होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है, रुपया कमजोर होता है तो देश की चीजें दुनिया के लिए सस्ती पड़ती हैं, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनता है। IMF के सपोर्ट से फॉरेन इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं कि देश डूबेगा नहीं। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जान लेते हैं। सबसे पहले महंगाई बढ़ जाती है। सब्सिडी कम होने से पेट्रोल, बिजली, दवाई यह सब महंगी हो जाती है। आम आदमी पर बोझ पड़ता है। जब लॉस का रिस्क होता है जैसे सरकारी कंपनी बेचने से नौकरियां जा सकती हैं, वेलफेयर स्कीम कट होती है, फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जब बेसिक चीजें महंगी हो जाती हैं और इनकम नहीं बढ़ रही होती है यानी शॉर्ट टर्म में IMF की कंडीशन से इकोनॉमी को ऑक्सीजन तो मिलता है
लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रिफॉर्म्स नहीं किए तो महंगाई, बेरोजगारी और गुस्सा यह सब बढ़ जाता है। यह एक बेटर मेडिसिन की तरह होता है, जिंदा तो रखता है लेकिन टेस्ट बहुत कड़वा होता है। इसी कंडीशंस को बेल आउट भी कहते हैं। पाकिस्तान अभी बेल आउट पर है, मतलब कि आईएमएफ की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या वो इस तरह से आईएमएफ का रुपया चुका देगा? अगर हाँ तो कैसे? पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ का पब्लिक डेप्ट है। यह पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 67% हिस्सा है। पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर पर 86.5 हजार कर्ज लेकर के पैदा होता है। इंडिया के हर एक बच्चे पर कितना कर्ज है कमेंट में बताइएगा। और मेरी बातें अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान पर इतना सारा कर्ज है कि इस समय वो डेड ट्रैप में फंस चुका है। डेड ट्रैप यानी कर्ज का चक्रव्यूह, एक ऐसी सिचुएशन जहां एक देश या कोई व्यक्ति इतना कर्ज ले लेता है कि उसे चुकाने के लिए भी उसे नया कर्ज लेना पड़ता है और फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। नया लोन, पुराने लोन को रीपेमेंट, फिर नया लोन, फिर से रीपेमेंट। इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान ने आईएमएफ से 5 बिलियन का लोन ले लिया, वापस करने का टाइम आया लेकिन पैसा नहीं है। अब पाकिस्तान फिर से आईएमएफ या किसी और से नया लोन ले लेता है, सिर्फ पुराना चुकाने के लिए। इस नए लोन पर भी इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल फिर रीपेमेंट का प्रेशर और फिर से एक और नया लोन। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हुसैन हक्कानी ने बीबीसी से कहा कि आईएमएफ में जाना आईसीयू में जाने जैसा है। अगर कोई मरीज 24 से 25 बार आईसीयू में जाता है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है उसका। तो इस तरह से पैसा चुकाना इम्पॉसिबल लग रहा है पाकिस्तान का। तो ऐसे में अगर कोई देश आईएमएफ का लोन नहीं चुका पाता तो आईएमएफ क्या करता है, चलो स्टेप बाय स्टेप सिंगल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। सबसे पहले वार्निंग देता है आईएमएफ और नेगोशिएशन करता है, फिर बाकी देशों के साथ बैठक करता है, क्या दिक्कत है, क्या रीपेमेंट का टाइम बढ़ा दें या कुछ और रिफॉर्म करें। इस स्टेज को कहते हैं डेप्ट रिस्ट्रक्टिंग या लोन रिस्केड्यूलिंग। इसके बाद आईएमएफ कुछ और नई शर्तें रखता है, जैसे ज्यादा टैक्स लगाओ, पब्लिक कंपनीज बेचो, वेलफेयर स्कीम कम करो। आईएमएफ यह सब करता है ताकि उसका पैसा उसे वापस मिल जाए। अगर देश कोऑपरेट नहीं करता है तो आईएमएफ नया पैसा देना बंद भी कर सकता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को रेड अलर्ट जारी कर देता है कि यह देश रिलायबल नहीं है, जिससे देश की कैटेगरी रेटिंग गिर जाती है और जिससे जैसे मान लो स्कूल में एफ मिलना, फिर कोई देश या बैंक उसको लोन नहीं देता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकलने लगती है, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट में उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, करेंसी गिरती है, इंपोर्ट महंगा होता है, आम जनता सफर करती है। लेकिन आईएमएफ कभी मिलिट्री एक्शन या दबाव से पैसा नहीं लेता है, वो नेगोशिएशन और रिफॉर्म्स के थ्रू पैसा वापस लेने की कोशिश करता है। वैसे अगर बात इंडिया की कर्ज की करें तो इंडिया ने भी आईएमएफ से लोन लिया हुआ है, लेकिन ज्यादा बार नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं लेता। इंडिया ने तकरीबन 3 से 4 मेजर बार आईएमएफ से लोन लिया, लेकिन सबसे बड़ा और फेमस केस था 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस। फॉरेन रिजर्व सिर्फ 13 दिन के इंपोर्ट के लिए बचे थे, सोना गिरवी रखना पड़ा था लंदन बैंक में, फिर आईएमएफ से $2.2 बिलियन का लोन लेना पड़ा। उसके सामने भी वही कंडीशन रखी गई। कंडीशन थी इकोनॉमी लिबरलाइज करो, यानी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका रिजल्ट हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनीज आई, मार्केट ओपन हुआ, लेकिन सब्सिडी कम हुई और इनक्वलिटी बढ़ी। उसके बाद इंडिया ने आईएमएफ से लोन लेना ही बंद कर दिया और आज के टाइम में तो इंडिया आईएमएफ को पैसा भी देता भी है, यानी कंट्रीब्यूटर बन चुका है। अब इंडिया किसी बेल आउट के लिए नहीं जाता है। 1991 में इंडिया ने आईएमएफ का सहारा जरूर लिया था। आईएमएफ इंडिया को लोन देता नहीं है, बल्कि वह अब पार्टनर है।
यानी वह IMF को अपना पैसा देता है। तो फर्क साफ है साहब कि जब इंडिया लोन लेता है तो एक बड़ा रिफॉर्म देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान जब लोन लेता है तो उस पैसे को सही से यूज ही नहीं करता है। पाकिस्तान एक जगह से लोन लेता है तो उसका पैसा दूसरी जगह का लोन चुकाने में चला जाता है, और जो बच जाता है उस पर मिलिट्री का कंट्रोल हो जाता है, और मिलिट्री इस पैसे का मिसयूज करती है, इसलिए वो डेड ट्रैप में फंसता चला गया। और अब सवाल यह भी है कि इंडिया के रोकने के बाद भी IMF ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ कैसे दे दिए। दरअसल साल 2023 में यूक्रेन को IMF ने 15.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया। यह जंग लड़ रहे किसी देश को दिया गया पहला IMF कर्ज था। दिल्ली के थिंक टैंक ऑब्जर्वर मिहिर शर्मा के अकॉर्डिंग यूक्रेन को भारी भरकम कर्ज पैकेज देने के लिए उसने अपने ही रूल्स को तोड़ दिया, जिसका अर्थ है कि साहब वो इसी बहाने पाकिस्तान को पहले से दिए जा रहे कर्ज को बंद नहीं कर सकता। हक्कानी का कहना है कि रियल में इंडिया पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेने से रोकना चाहता है। तो उसके लिए सही फोरम क्या है कि यूनाइटेड नेशंस FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दरअसल FATF यह देखता है कि आतंकवाद के लिए पैसा कहां से आ रहा है और यह ध्यान रखता है कि उन पैसों को रोका जाए। यह टास्क फोर्स यह तय करती है कि किन किन देशों को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि उन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन से फंड लेने से रोका जा सके। अगर कोई देश FATF में लिस्ट होता है तो उसे IMF से कर्ज लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ पहले हो चुका है। आज की तारीख में पाकिस्तान को 2022 के FATF की ग्रे लिस्ट में ऑफिशियली निकाला जा चुका है। एक लाइन में अगर कहे तो पाकिस्तान को कर्ज लेने से रोकना है तो सबसे पहले उसे ग्रे लिस्ट में डालना होगा। डायरेक्ट IMF को मना करने से कुछ नहीं होगा। तो अब आखिर में जानते हैं कि IMF के पास पैसा कहां से आता है। देखिए, IMF अपना पैसा खुद छापा नहीं करता है, उसके पास पैसा आता है मेंबर देशों के कंट्रीब्यूशन से। हर देश IMF का एक मेंबर होता है। इसमें 190 से ज्यादा देश हैं। जितना बड़ा देश उतना ज्यादा कोटा, उतना ज्यादा पैसा। IMF के कॉन्टेक्स्ट में कोटा मतलब IMF का मेंबरशिप फीस, यानी कि जब कोई देश IMF का मेंबर बनता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट का कोटा पैसा जमा करना होता है। यह कोटा डिसाइड करता है देश IMF को कितना पैसा देगा, IMF से कितना पैसा ले सकता है, IMF में उसकी वोटिंग पावर कितनी होगी। मेनली कोटा का काम क्या होता है, देखिए, कोई भी देश IMF को पैसा देता है अपनी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से। देश अपने कोटा के मल्टीपल तक लोन ले सकता है, जैसे 3 गुना 5 गुना कोटा जितना ज्यादा, और IMF में उतनी ही वोटिंग पावर। IMF का खुद का डिजिटल करेंसी SDR भी कोटा के हिसाब से मिलता है। एग्जाम्पल से समझिए, इंडिया का कोटा अप्रोक्स $13 बिलियन 2025 तक है। तो इंडिया IMF लोन अपने कोटा के एक मल्टीपल तक लोन ले सकता है। उसकी वोटिंग पावर 2.6% रहेगी। USA का कोटा सबसे ज्यादा $85 बिलियन है, इसलिए USA का वोट सबसे पावरफुल यानी 17% से ज्यादा है। अब एक लाइन में समझिए, कोटा IMF मेंबरशिप की एंट्री फीस जैसा है। जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना बड़ा कोटा, उतना ज्यादा पैसा, लोन और पावर भी। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।